हेलो एवरी स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी फ्रेंड। बायोलॉजी फ्रेंड में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी लोग वीडियो लेक्चर 3 पर डिस्कस करेंगे। हम सभी लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे और जिसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर्स यानी 2 लेक्चर्स पर डिस्कस कर लिया था, जहाँ पर हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी जनन क्या होता है, जनन का उद्देश्य क्या होता है। और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने एक चार्ट के माध्यम से समझ लिया था कि हमें चैप्टर 1 में क्या क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्शन का प्रकार क्या क्या होता है। तो मैं प्रीवियस लेक्चर को पहले से जोड़ रहा हूँ। हम लोगों ने लेक्चर 2 में ये डिस्कस किया था, ये पढ़ा था कि जनन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, जिसे हम लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक जनन के रूप में जानते हैं। मैंने बताया था कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, कायिक जनन क्या होता है। साथ में ये बताया था कि लैंगिक जनन के लिए हमें 2 चैप्टर्स यानी चैप्टर 2, चैप्टर 3 पढ़ना है, जिसमें हम एक में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पर डिस्कस करेंगे, जबकि हम चैप्टर 3 जो पढ़ेंगे वह मानव जनन पढ़ेंगे, जो एक लैंगिक जनन का ही चैप्टर है। बट हम चैप्टर 1 में पूर्ण रूप से अलैंगिक जनन के विभिन्न प्रकारों पर डिस्कस करेंगे और साथ में हम यहाँ पर मुख्य रूप से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन पर डिस्कस करेंगे। तो यह लेक्चर जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, यह लेक्चर मुख्य रूप से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का बनाया जा रहा है, यानी कायिक जनन क्या होता है। और कायिक जनन के साथ में हम इस लेक्चर में केवल प्राकृतिक कायिक जनन के अनुसार स्टेम द्वारा किए गए रिप्रोडक्शन पर डिस्कस करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं यह लेक्चर और इस लेक्चर में जानते हैं कि कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम बता दे रहे हैं कि अगर हम जनन की बात करते हैं तो जनन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होगा, कायिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। बट हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कायिक जनन क्या होता है। जनरली यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, यानी यह एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बट इसमें अगर हम देखें तो यह मेनली प्लांट में प्रेजेंट होता है। अगर देखा जाए तो कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया प्लांट्स में यानी पादपों में पाई जाती है। अब अगर हम बात करें प्लांट्स में तो कुछ प्लांट्स के भाग हैं, जैसे कि तना, जैसे कि पत्ती या जैसे कि जड़। यानी तना, पत्ती, जड़ की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें हम सोमैटिक पार्ट कहते हैं, यानी इन्हें हम कायिक भाग कहते हैं। समझिएगा इस बात को। पादपों में जो सोमैटिक पार्ट्स हैं यानी कायिक भाग होते हैं, उन कायिक भागों से नए प्लांट के प्रोड्यूस हो जाने की प्रक्रिया, यानी अगर हम बात करें तना की, पत्ती की, जड़ की, इन तना, पत्ती, जड़ से अगर नए प्लांट का प्रोडक्शन होता है, कायिक भाग से नए पादप का निर्माण हो जाता है। और जनरली किसी भी प्लांट में जो कायिक भाग होता है वह एक द्विगुणित कोशिका के रूप में होता है, डिप्लॉयड इन सेल होता है। तो डिप्लॉयड सेल से नए डिप्लॉयड सेल के फॉर्मेशन की प्रक्रिया को हम कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहते हैं। एक बार दोबारा सुनेंगे, कायिक जनन की परिभाषा क्या है। पादपों में किसी भी कायिक भाग से नए पादप के निर्माण होने की प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहा जाता है। जनरली किसी भी पादप का तना, पत्ती या जड़ वाला भाग मुख्य रूप से आवृत बीजी पादपों में नए पादप को प्रोड्यूस करता है, नए पादप को निर्मित करता है। ऐसे जनन को हम कायिक जनन कहते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम बात करें कायिक जनन के प्रकार की, तो कायिक जनन को 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला प्रकार प्राकृतिक कायिक जनन है और दूसरा प्रकार कृत्रिम कायिक जनन होता है। प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है? जब प्लांट्स का कोई भी पार्ट्स, स्टेम, लीफ या रूट का हिस्सा नेचुरली यानी स्वतः अपने आप ही नए प्लांट को प्रोड्यूस करता है, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स में गिना रहा हूँ। आलू का उदाहरण, अदरक का उदाहरण, हल्दी का उदाहरण, रजनीगंधा का उदाहरण, ठीक है, दूब घास का उदाहरण, सेंटेला का उदाहरण, इकार्निया का उदाहरण। ये सभी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो स्वतः नए प्लांट को स्टेम, रूट या फिर अन्य पार्ट से प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे जनन को हम कायिक जनन कहते हैं। एक बार पुनः से रिपीट कर रहा हूँ, कायिक जनन 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक जनन व कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन एक ऐसा कायिक जनन होता है जिसमें प्लांट का कोई भी, ठीक है, पार्ट्स यानी नेचुरली स्टेम हो, रूट हो या लीफ हो, नए प्लांट को प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे जनन को हम प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है? अगर हम बात करें कृत्रिम कायिक जनन की,
तो मनुष्य अपने लाभ के लिए जब किसी रसायन के माध्यम से या किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा, तकनीक के द्वारा पादप के तने, पत्ती, जड़ का उपयोग करके नए प्लांट को प्रोड्यूस कर लेता है, तो ऐसे जनन को हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। तो कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक कायिक जनन की। एक बार मैं पुनः प्राकृतिक कायिक जनन की परिभाषा को रिपीट करता हूँ। प्राकृतिक कायिक जनन एक प्रकार का, ठीक है, अलैंगिक जनन है, जिसमें प्लांट का तना, पत्ती या जड़ वाला हिस्सा स्वतः प्रकृति के द्वारा नए पादप को प्रोड्यूस करता है। ऐसे जनन को हम प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन 3 प्रकार से हो सकता है। तने द्वारा होता है, पत्ती द्वारा कुछ प्लांट्स में होता है, जड़ द्वारा होता है। एक बार पुनः सुनेंगे। प्राकृतिक कायिक जनन 3 प्रकार से होता है, पत्ती द्वारा, तने द्वारा और जड़ द्वारा। तो आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं उनमें से हम केवल प्राकृतिक कायिक जनन की शुरुआत कर रहे हैं, और प्राकृतिक कायिक जनन में से भी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बाई स्टेम यानी तने द्वारा पढ़ने जा रहे हैं कि प्राकृतिक कायिक जनन मुख्य रूप से तने द्वारा किस प्रकार होता है। अगर हम बात करें तने द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, ध्यान से समझिएगा, तने द्वारा या बाई स्टेम, तो तने द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन वैसे तो 11 प्रकार का होता है, बट हमें रिप्रोडक्शन में मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम को 2 भागों में बांटकर पढ़ना है। पहला जो भाग है उसे हम कहते हैं अर्धवायवीय तना। समझिएगा, पहला भाग कहलाता है अर्धवायवीय तना, या फिर हम इसे इंग्लिश में कहते हैं सब एरियल स्टेम, यानी पहला भाग है इसे हम अर्धवायवीय तना या फिर सब एरियल स्टेम कहते हैं। अर्धवायवीय तना क्या है अभी हम अच्छे से क्लियर करते हैं। और दूसरा भाग जो होता है उसे हम कहते हैं भूमिगत तना, या फिर हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। अब भूमिगत तना क्या है या फिर अर्धवायवीय तना क्या है, इस बात को ध्यान से समझेंगे। अगर हम बात करें अर्धवायवीय तना की, तो जब कोई प्लांट्स का हिस्सा, मान लेते हैं कि ये सॉइल की सरफेस है, इसके अपर पोर्शन पर यानी सॉइल के ऊपर मान लेते हैं ये रूट्स है, और ये ठीक है सॉइल का इनर पोर्शन है, और ये वाला हिस्सा जो है सॉइल का अपर पोर्शन है यानी ऊपरी का हिस्सा है। तो जब प्लांट्स का कोई भी तना सॉइल के अपर पोर्शन में ये स्टेम हो जाएगा, मॉडिफाइड होकर एक स्ट्रक्चर, संरचना बनाता है, तो ऐसे तने को हम अर्धवायवीय तना कहते हैं। अब अर्धवायवीय तना मुख्य रूप से 4 प्रकार से होता है। अब हम उसे डीप डिस्कस करेंगे। तो एक बार मैं पुनः से बोल रहा हूँ, तना का मॉडिफिकेशन, तना का जनन, रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है। एक को हम अर्धवायवीय तना और दूसरे को भूमिगत तना कहते हैं। अब हम फर्स्ट हेडिंग डालकर अर्धवायवीय तने पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि अर्धवायवीय तना क्या होता है। समझिएगा इस बात को, अर्धवायवीय तना क्या है। पादपों का कुछ तना वाला हिस्सा यानी स्टेम का पार्ट्स, ये एरियल पार्ट्स में यानी सॉइल के सरफेस पर या अपर पार्ट्स में ईयर के सरफेस पर, यानी या तो सॉइल के भाग में या फिर वायु के भाग में मॉडिफाइड होता है और फिर रिप्रोडक्शन के योग्य बन जाता है। ऐसे तने को हम अर्धवायवीय तना कहते हैं। अब अगर हम बात करें अर्धवायवीय तना का, तो इसका पहला प्रकार है जिसे हम रनर स्टेम कहते हैं, या फिर हिंदी में इसे ऊपरी भूहस्तारी कहते हैं। अगर हम ऊपरी भूहस्तारी की बात करें तो ये मेन पार्ट्स आप मान लेते हैं कि एक कोई प्लांट्स है जिसका तना नोड और इंटर नोड पोर्शन में बटा हुए है। इसका नोड यानी संधियां हैं, और ये इनकी इंटर नोड पोर्शन यानी पर्व संधियां होते हैं। इनमें होता क्या है, जो नोड पोर्शन होता है इनसे एक बिसर्पी पतला सा तना निकलता है, और वो फिर भूमि के ऊपर पैरेलली वृद्धि करता है। फिर वह भूमि के ऊपर वृद्धि करने के बाद प्रत्येक नोड पोर्शन से कुछ एडवेंटिशियस रूट को फॉर्म करता है, और प्रत्येक एडवेंटिशियस से प्रत्येक नोड पोर्शन से निकलने वाली एडवेंटिशियस रूट्स यानी अपस्थानिक जड़ों से फिर नया प्लांट्स बन जाता है। जनरली अगर आप इसे देखना चाहें तो आप इसे दूब घास यानी साइनोडान डेक्टिलाइन प्लांट्स में देख सकते हैं। यहाँ पर एक बिसर्पी तना रन करता है, इसलिए इसे रनर कहा जाता है, और इसके नोड पोर्शन से फिर नए स्टेम का फॉर्मेशन हो जाता है। यह तना रनर कहलाता है, इसलिए इसे हम ऊपरी भूहस्तारी या रनर तना कहते हैं। एक बार मैं पुनः से रिपीट करता हूँ। दूब घास, सेंटेला, खट्टी बूटी जैसे पादपों में मृदा के ऊपरी भाग में एक बिसर्पी तना निकलता है, जिनमें नोड और इंटरनोड यानी संधियां और परसंधियां पाई जाती हैं।
प्रत्येक नोड पोर्शन से एडवेंटिशियस रूट निकलती है और फिर यहाँ पर समूह में नए प्लांट्स का डेवलपमेंट हो जाता है। ऐसे तना को हम ऊपरी भूअस्तरी या रनर तना कहते हैं। अगर इनका उदाहरण देखें तो इन्हें हम ठीक है खट्टी बूटी में देख सकते हैं, एक प्लांट है जिन्हें हम खट्टी बूटी का पौधा कहते हैं, यहाँ देख सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें तो इन्हें हम सेंटेला प्लांट में देख सकते हैं और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, इसे हम दूब घास यानी साइनोडान डेक्टिलान जैसे पादप में भी देख सकते हैं। सेकंड पर हम आते हैं। सेकंड टाइप्स का स्टेम कहलाता है ऑफसेट स्टेम या भूअस्तरिका। अर्धवायवीय तना का दूसरा भाग हमें इकार्निया प्लांट में या पिस्टिया प्लांट में देखने को मिलता है। इकार्निया को हिंदी में हम जलकुंभी का पौधा कहते हैं। अगर हम बात करें जलकुंभी के पौधे में या इकार्निया के प्लांट में, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो प्लांट्स इकार्निया का होता है उसका जो लीफ पोर्शन है उसका पेटियोल स्वेलअप होता है, फूला हुआ पेटियोल पाया जाता है। इस स्वेलअप पोर्शन पर नीचे की तरफ कुछ हैंगिंग एडवेंटिशियस रूट होती हैं जो जल में तैरा करते हैं। इनके टप रूट से एक स्टेम निकलता है जो आगे जाकर दूसरे प्लांट के स्टेम से जुड़ता है। दोबारा सुनेंगे। इकार्निया प्लांट में आप अगर देखें तो जहाँ पर ग्रुप ऑफ रूट्स होती हैं, टप स्टेम होता है, टप रूट्स होता है, वहाँ पर एक पतला सा तना निकलता है जो दूसरे प्लांट से जाकर जुड़ता है। इस तने को हम ऑफसेट या भूअस्तरी कहते हैं। आपने देखा भी होगा कि इकार्निया का प्लांट यानी जलकुंभी का पौधा जब भी किसी भी फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स के रूप में दिखाई देता है तो एक कॉलोनी समूह में हजारों लाखों की संख्या में भी कभी कभी रिवर पर या फिर पॉन्ड्स में दिखाई देते हैं, जिसका मुख्य कारण है ऑफसेट स्टेम का होना। और ऑफसेट स्टेम भूअस्तरिका इसके मैक्सिमम पार्ट्स का फॉर्मेशन करता है। तो दिस इज द सेकंड टाइप नोन एज द ऑफसेट। इसे हम जलकुंभी में देख सकते हैं या फिर हम इसे पिस्टिया जैसे पादप में देख सकते हैं। आपको इनके एग्जाम्पल अवश्य याद रखने हैं। देन हम अगर बात करें तीसरे प्रकार की, तो तीसरे प्रकार का जो तना होता है उसे हम अंता भूअस्तरी या सकर तना कहते हैं। सकर तना क्या है? मान लेते हैं कि ये कोई मदर प्लांट्स है यानी मातृ पौधा है। तो इस मदर प्लांट से जनरली कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कि मिंट, गुलदाउदी यानी पुदीना या गुलदाउदी, इनमें जो मातृ पौधा होता है इनसे एक पतला तना मृदा के आंतरिक भाग में निकलता है। पहले तो यह तना बगल से और फिर सीधा वृद्धि ऊर्ध्व कर जाता है। सीधा वृद्धि करने के बाद एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है, यानी मदर प्लांट से न्यू प्लांट ऑफ स्प्रिंग प्लांट का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार समूह में मिंट के चारों तरफ बहुत सारे अनेक तने निकलकर नए पादप का निर्माण कर लेते हैं। ऐसे तने को सकर या अंतः भूअस्तरी कहते हैं। एक बार मैं पुनः से रिपीट कर रहा हूँ। अगर हम अर्धवायवीय तने की तीसरे प्रकार की बात करते हैं तो उसे हम अंतः भूअस्तरी कहते हैं। अंतः भूअस्तरी तना मुख्य रूप से मिंट प्लांट में या गुलदाउदी में देखने को मिलता है। इस तने में जो मातृ पौधा होता है इससे एक ऊर्ध्व तना पहले पैरेलली मृदा में और फिर सीधा हो जाता है। फिर इनसे कई सारे स्टेम्स के रूप में ब्रांचिंग होती है और नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसे तने को हम अंतः भूअस्तरी या सकर स्टेम कहते हैं। दिस इज द थर्ड टाइप सब एरियल स्टेम। अगर हम बात करें चौथे तने की, तो चौथा तना भूअस्तरी कहलाता है या फिर हम इसे स्टोलन स्टेम कहते हैं। स्टोलन स्टेम क्या है? जनरली एक प्लांट है जिसका नाम है स्ट्रॉबेरी। ध्यान रखेंगे, एक ही पौधे में एक विशेष प्रकार का मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पाया जाता है। स्ट्रॉबेरी का तना जो उसका मदर प्लांट से मातृ पौधा, इससे तिरछा वृद्धि करता है। यानी सॉइल के अंदर मान लेते हैं कि प्लांट्स का इतना हिस्सा सॉइल पोर्शन के अंदर था, तो इसके मेन स्टेम से एक तना बिल्कुल तिरछा वृद्धि करके सॉइल के अपर पोर्शन पर जाता है और जहां पर फिर एक ऑफस्प्रिंग प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है। ऐसे तने को हम स्टोलन स्टेम या भूअस्तरी कहते हैं। एक बार पुनः से मैं रिपीट कर देता हूँ। भूअस्तरी तना क्या होता है? मातृ पौधे से एक तिरछा तना सॉइल के अपर सरफेस तक ग्रो करता है, जहां पर नए न्यू प्लांट्स को ऑफस्प्रिंग प्लांट को फॉर्म कर देता है। ऐसे तने को स्टोलन या भूअस्तरी कहते हैं। तो एक बार मैं पुनः से अर्धवायवीय तने को रिवाइज करता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जाम्पल्स आप बिल्कुल याद रखेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें ऊपरी भूअस्तरी या रनर,
तना का मुख्य हिस्सा विसर्पी तने के रूप में मृदा के ऊपरी भाग में पैरेलली ग्रो करता है, जहां पर नोड और इंटरनोड होते हैं। नोड पोर्शन से बहुत सारी एडवेंटिशियस रूट निकलती हैं, अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और उनसे नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसे हम खट्टी बूटी सेंटेला या दूब घास में देख सकते हैं। अगर हम बात करें ऑफसेट की तो इकार्निया और पिस्टिया जैसे पादपों में टप टॉप रूट से एक विसर्पी पतला सा तना निकलकर दूसरे प्लांट के मर्ज पैट्यूल से जुड़ा होता है। ऐसे तने को पिस्टिया कहा जाता है, ऐसे तने को ऑफसेट कहा जाता है या फिर हम इसे भूअस्तारिका कहते हैं। तीसरे की अगर हम बात करें तो उसे हम सकर स्टेम कहते हैं, जो मिंट में गुलदाउदी में देखने को मिलता है। मेन मदर प्लांट से तिरछा वृद्धि करके एक तना सीधा हो जाता है, जो सॉइल सरफेस के ऊपर निकलकर नए मात्र पौधे का ऑफस्प्रिंग प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। इसे अंतः भूअस्तारी कहते हैं। अगर हम चौथे की बात करें, स्टोलन क्या है, तो मात्र पौधे से तिरछा तना सॉइल के अपर सरफेस पर ग्रो करता है और फिर वहां पर नए प्लांट्स का ऑफस्प्रिंग प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसे हम स्ट्रॉबेरी प्लांट में देख सकते हैं। इस तने को हम मुख्य रूप से भूअस्तारी तना कहते हैं। तो ये आपका हुआ तने के द्वारा मॉडिफिकेशन या तने द्वारा जनन का पहला प्रकार। देन हम इसके बाद में सेकेंड टाइप पर डिस्कस करते हैं कि तने का दूसरा भाग क्या होता है। सेकेंड टाइप पर अगर हम आते हैं तो तने का जो सेकेंड टाइप है उसे हम कहते हैं भूमिगत तना। भूमिगत तना या फिर इंग्लिश में कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम क्या है? जनरली कुछ तने अंडरग्राउंड को समझें। मान लेते हैं कि ये सॉइल की सरफेस है और मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई प्लांट है। क्लियर? इस सॉइल की सरफेस के अपर पार्ट्स में इसका स्टेम है, तो कुछ तने सॉइल के इंटरनली इस भाग में मॉडिफाइड हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ऐसे स्टेम को अंडरग्राउंड स्टेम कहा जाता है। समझिएगा इस बात को। तने का जो मुख्य स्वरूप है, ठीक है, वह एरियल पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, बट कुछ ऐसे पादप हैं जिनमें जनन के लिए मुख्य तना भूमि के अंदर मॉडिफाइड हो जाता है और एक नए तने का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम भूमिगत तना कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें भूमिगत तने के प्रकार की, तो भूमिगत तना मुख्य रूप से 4 प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। समझिएगा इस बात को। अगर हम बात करें पहले प्रकार की, तो भूमिगत तना का जो फर्स्ट प्रकार है, पहला टाइप, उसे हम ट्यूबर कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में ट्यूबर कहते हैं। हिंदी में इसे हम कंद कहते हैं। अगर हम कंद की बात करें तो इसे हम आलू में देख सकते हैं, पोटैटो का हिस्सा। अगर आप आलू देखे हों तो जनरली आप क्या देखते हैं कि किसी भी सॉइल पोर्शन के अंदर, ठीक है, विभिन्न प्रकार के पोटैटो के मॉडिफाइड पार्ट्स पाए जाते हैं। इस पोटैटो के मॉडिफाइड पार्ट्स पर आई स्पॉट प्रेजेंट होता है, यानी कलिकाएं, या जिन्हें हम हिंदी में आँखें कहते हैं, ये उपस्थित होती हैं। आँखें या आई स्पॉट की अगर हम बात करें तो इन आई स्पॉट के अंदर कुछ कक्षस्थ कलिकाएं प्रेजेंट होती हैं, यानी यहाँ पर कुछ कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं और ये कक्षस्थ कलिकाएं कुछ विशेष प्रकार की, ठीक है, रिप्रोडक्शन की क्षमता रखती हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर इन कक्षस्थ कलिकाओं में धीरे धीरे बड्स फार्म होते हैं और इन बड से नया प्लांट फार्म हो जाता है। तो ऐसे तने को हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में अंडरग्राउंड स्टेम का ट्यूबर प्रकार कहते हैं या कंद कहा जाता है, जिसका उदाहरण आलू है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पोटैटो। आपने इसे अच्छे से देख रखा होगा। एक बार मैं पुनः से रिवाइज करता हूँ। का भूमिगत तने का पहला प्रकार कंद है, जिसे हम आलू में देख सकते हैं। आलू का जो हिस्सा है कंद का, ये भूमि के अंदर कार्बोहाइड्रेट का संचय कर लेता है। भूमि के इनर पोर्शन में यह क्षैतिज वृद्धि करता है और फिर क्षैतिज वृद्धि करने के बाद इस पर आई स्पॉट प्रेजेंट होता है। आई स्पॉट या आंखों में अनेक कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर इन कक्षस्थ कलिकाओं से एक्जिलरी बड फार्म होने लगते हैं और फिर उनसे नए प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे तने को कंद कहते हैं, जिसे आलू में देखा जा सकता है। सेकेंड टाइप्स की अगर हम बात करें तो सेकेंड टाइप्स का जो स्टेम है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, इसे हम राइजोम कहते हैं।
इंग्लिश में राइजोम कहा जाता है, जबकि हम इसे हिंदी में परकंद कहते हैं। परकंद को अगर हम देखें तो परकंद हमें दो विशेष प्लांट में, जैसे कि कुरकुमा लांगा, इसे हम हल्दी कहते हैं, इसमें देख सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें अदरक, जिसे जिंजर ऑफिसिनेल कहते हैं, इन प्लांटों में आसानी से देख सकते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई प्लांट्स है, दिस इज अ जिंजर ऑफिसिनेल, ये अदरक का एक प्लांट्स है। अदरक का पार्ट्स ऑफ राइजोम है। इस पार्ट्स ऑफ राइजोम पर आप देखेंगे कि बहुत सारे, ठीक है, ऐसे पार्ट्स होंगे जिन पर नोड और इंटर नोड पाया जाएगा। इस नोड पोर्शन से अनुकूल परिस्थिति में बहुत सारी एडवेंटिशियस रूट फार्म होती हैं और इन एडवेंटिशियस रूट के नोड पोर्शन से एक्जिलरी बड के उपस्थित होने के कारण नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जनरली परकंद क्या है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कि अदरक और हल्दी, इनमें तना का आंतरिक हिस्सा मृदा के अंदर मॉडिफाइड होता है। मॉडिफाइड होकर वह कार्बोहाइड्रेट का संचय कर लेता है और क्षैतिज वृद्धि कर जाता है। देन उस पर स्केली लीव्स होती हैं, पतली सी आवरण में पत्तियां स्केल्स के रूप में प्रेजेंट होती हैं, जिनके नीचे एक्जिलरी बड कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। अनुकूल परिस्थिति में नोड से एडवेंटिशियस रूट फॉर्म हो जाता है। दिस इज द एडवेंटिशियस रूट, ये एडवेंटिशियस रूट होते हैं और अनुकूल परिस्थिति में एडवेंटिशियस रूट से न्यू प्लांट यानी नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ऐसे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम को हम परकंद या राइजोम कहते हैं। देन हम अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा प्रकार आपका बल्ब होगा। बल्ब को हम हिंदी में, ठीक है, सल्क कंद कहते हैं। अगर हम बात करें सल्क कंद की यानी बल्ब की, तो जनरली बल्ब का जो, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, इसे हम प्याज में यानी एलियम सीपा में या फिर हम इसे लहसुन में देख सकते हैं। लहसुन या प्याज में आपने देखा होगा कि एक छोटा सा स्टेम, ठीक है, कठोर भाग बना लेता है। देन इनके चारों तरफ लीफ स्केल फॉर्म हो जाती हैं, यानी एक मांसल पत्ती का निर्माण हो जाता है। इन लीफ स्केल के अंदर कार्बोहाइड्रेट का संचय रहता है। अनुकूल परिस्थिति में इनसे एडवेंटिशियस रूट फार्म होती हैं और फिर नए प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है। दोबारा सुनेंगे, सल्क कंद क्या होता है। लहसुन तथा प्याज में हम देख सकते हैं कि तने का मुख्य हिस्सा मॉडिफाइड हो जाता है। मॉडिफाइड होकर छोटा सा तना चारों तरफ से एक मांसल पत्ती से घिर जाता है। पत्ती के भाग में, ये इनकी पत्ती का हिस्सा है, स्केली लीव्स होती हैं। इन स्केली लीव्स के भाग में कार्बोहाइड्रेट का संचय हो जाता है। अनुकूल परिस्थिति में इन्हें न्यूट्रिशन मिलता है और फिर अनुकूल परिस्थिति में ये डेवलप करते हैं एडवेंटिशियस रूट को और नए प्लांट को विकसित कर देते हैं। हम अगर चौथे प्रकार की बात करें तो चौथा प्रकार जो तने का है उसे हम कॉर्म कहते हैं। कॉर्म एक कठोर तना है, हिंदी में इसे घन कंद कहा जाता है। अगर हम घन कंद की बात करते हैं तो यह एक कठोर तना होता है। जनरली इस कठोर तने को हम कैलकोसिया प्लांट्स या फिर अरबी में देख सकते हैं। इस कठोर तने के अंदर, ठीक है, मान लेते हैं अरबी में अगर हम देखें या फिर इन्हें हम जिमी कंद में देखें, अरबी में या जिमी कंद में ये प्लांट्स अत्यंत कठोर होता है और इस भाग में कार्बोहाइड्रेट के संचय के कारण स्केली लीव्स का बढ़ रहते हैं। अनुकूल परिस्थिति में यह तना नए प्लांट को फॉर्म कर लेता है। दिस इज नोन एज द कॉर्म या फिर इसे हम घन कंद कहते हैं। तो भूमिगत तने को मैं एक बार पुनः से रिवाइज कर देता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। भूमिगत तना 4 प्रकार का होता है, ट्यूबर, राइजोम, बल्ब और कॉर्म। ट्यूबर का एग्जाम्पल आलू है, जिन पर आई स्पॉट होते हैं, जहां पर कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं। कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड किया जाता है और फिर कक्षस्थ कलिकाओं से नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो राइजोम परकंद का उदाहरण है, जिनमें हल्दी और अदरक मुख्य उदाहरण होते हैं। यहाँ पर स्केली लीव्स इन प्लांट को कवर करती हैं, जिन पर नोड और इंटर नोड पाया जाता है। नोड पोर्शन से एडवेंटिशियस रूट बनती है, जो अनुकूल परिस्थिति में नए प्लांट को प्रोड्यूस कर देती है। अगर हम सल्क कंद की बात करें तो प्याज और लहसुन में इन्हें हम देख सकते हैं। छोटा सा तना चारों तरफ एक मांसल पत्ती से घिरा होता है। अनुकूल परिस्थिति में यहाँ से एडवेंटिशियस रूट निकलती हैं और नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर हम बात करें क्वार्म की तो इसे हम हिंदी में घन कंद कहते हैं, जिसे अरबी और जिमी कंद में हम देख सकते हैं। इनमें कठोर तना कार्बोहाइड्रेट का संचय करता है, अनुकूल परिस्थिति में नए प्लांट को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज द टाइप्स ऑफ
ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिनमें हम लोगों ने प्राकृतिक कायिक जनन का तने द्वारा कायिक जनन 8 प्रकार से पढ़ लिए हैं, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो लेक्चर्स कुछ दिनों के लिए बीच में बंद था क्योंकि लाइटिंग प्रॉब्लम्स थी या फिर ठीक है वॉइस प्रॉब्लम थी। प्रेजेंट ऑफ टाइम में मैंने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, लाइटिंग्स और वॉइस प्रॉब्लम को फेस कर लिए हैं। अब मैं आपसे एक फीडबैक चाहता हूं, जो मैं वीडियो आपको अपलोड करने जा रहा हूं इसमें लाइटिंग कैसी है और आपको वॉइस कैसे मिल रही है, इसका फीडबैक आप अवश्य यूट्यूब चैनल पर दें। साथ में कंटिन्यू हम 12th का क्लास लगातार जारी रखेंगे, कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा, प्रतिदिन आपको वीडियो मिलता रहेगा। और एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो अच्छे से समझ पा रहे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।